नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखें उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इथेनॉल कीमतों को बढ़ाने की दी मंजूरी। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन भी हुआ स्वीकृत। मिनरल्स के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ाना है उद्देश्य। आस्था के इस महापर्व कुंभ के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग रंग हैं। आम जनमानस के साथ साथ साधु संतों अखाड़ों की उपस्थिति इसकी विविधता को दर्शाते हैं। शंख, घंटा, घड़ियाल की ध्वनियों के बीच लाखों करोड़ों सांसों और विचारों के मिलन को दर्शाता है। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम महाकुंभ। यहाँ पर 3 पवित्र नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। सरस्वती एक विलुप्त नदी है जिसका उल्लेख पौराणिक कथाओं में मिलता है। हिंदुओं का विश्वास है कि इन नदियों का पवित्र जल हर पाप को धो देता है। इस विश्वास के कारण ही प्रयागराज उन 4 पवित्र जगह में से एक है जहां दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक जनसमूह उमड़ता है, जिसको महाकुंभ मेला कहा जाता है। महाकुंभ मेला हर 12 साल बाद यहाँ पर मोक्ष की खोज में निकले लाखों करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और अपनी श्रद्धा भक्ति द्वारा इसे धार्मिक उत्सव बना देते हैं। संस्कृति का संगम, शांति का सागर और मोक्ष का द्वार महाकुंभ। और आइए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर। संसद के बजट सत्र से पहले आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। 36 पार्टियों के 52 फ्लोर लीडर्स की बैठक में शामिल हुए। संसद को सुचारू रूप से चलाने और विभिन्न मुद्दों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, रामगोपाल यादव, मनोज झा, तिरुचि शिवा, जयराम रमेश, संजय झा, चंद्रशेखर आजाद, अर्जुन राम मेघवाल, एल मुरुगन, डेरेक ओब्रायन, टीआर बालू, महुआ माझी, हनुमान बेनीवाल, गौरव गोगोई समेत अनेक सांसद और नेता बैठक में मौजूद रहे। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा को लेकर उम्मीद जताई गई। दरअसल कल संसद सत्र शुरू होने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदन के सदस्यों को संबोधित करेंगी। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने साल का पहला संसद सत्र सार्थक होने की उम्मीद जताई। हमने शुरुआत में सब पार्टियों से अपील किया है कि ये बजट सत्र है और साल का पहला पार्लियामेंट सेशन है। इसका शुरुआत देश का महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण के बाद इकोनॉमिक सर्वे पेश होंगे 31 जनवरी को। फिर 1 फरवरी को 2025 का बजट पेश किया जाएगा और बजट के बाद राष्ट्रपति का अभिभाषण पर चर्चा होगा, फिर बजट पर चर्चा होगा। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियां पुरजोर तरीके से प्रचार कर रही हैं। रुक करेंगे सीधे रोहिणी का, जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह। देखो रोहिणी वालों, कमल के निशान पर बटन दबाना है, विजेंद्र जी को जिताना भी है, भाजपा सरकार भी बनाना है, मगर बटन इतने जोर से दबाना कि केजरीवाल के शीश महल के शीशे टूट जाए, इतने जोर से दबाना है। 10 साल तक केजरीवाल जी ने पूरी दिल्ली को एक प्रकार से
कूड़ेदान में तब्दील कर दिया है। कहीं पर भी इतने सालों के इतिहास में बारिश के कारण 35 के ज्यादा लोगों की मौत आज तक दिल्ली में नहीं हुई। और ये जो है बहाने बनाते रहते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फला नहीं हुआ, ढिका नहीं हुआ। अरे केजरीवाल जी, आपसे नहीं बन पड़ता है तो उतर जाइए, हम चलाकर दिखाएंगे कि दिल्ली को कैसे चलाना है। और भाइयों बहनों, आज मैं विजेंद्र जी को जिताने की अपील करने के लिए आया हूं। मैं आपको बताकर जाता हूं, तीसरी बार हमारे विजेंद्र गुप्ता को जिता दो। विजेंद्र गुप्ता के जीतते ही रोहिणी को हम दिल्ली की टॉप विधानसभा क्षेत्र बनाएंगे, टॉप विधानसभा। दिल्ली सुंदर बनेगी, कूड़े के पहाड़ खत्म हो जाएंगे, दिल्ली भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे, सड़कों और गलियों की शानदार सफाई भी करेंगे और साथ में जल प्रबंधन भी करेंगे। मैं केजरीवाल जी को कहने आया हूं, चुनाव जीतने के लिए झूठ बोलना बंद करो। ये केजरीवाल जी कहते हैं कि भाजपा वालों ने दिल्ली वालों को परेशान करने के लिए हरियाणा से यमुना जी के जल में जहर मिलाया है। आप मानते हो भाई कोई? अरे जोर से बोलो, अंत तक मानते हो? अरे केजरीवाल जी, कौन सा जहर मिलाया है? जरा नाम कहिए। कौन सी लेबोरेटरी का टेस्ट है? नाम कहिए। आप कह रहे हैं कि जहर पिया, मिलाया हुआ पानी हमने रोक दिया। अरे जमुना का जल रुकता है तो गांवों में बाढ़ आती है। कोई गांव में दिल्ली वालों बाढ़ आया है क्या? अरे जोर से बोलो भैया, आया है क्या? एक केजरीवाल चुनाव में हार को जान गए हैं और इसलिए इतनी हल्की और ओछी राजनीति कर रहे। केजरीवाल जी, यहां लाखों करोड़ों लोग रह रहे हैं, आप क्या कह रहे हो? भारतीय जनता पार्टी अपनी ही दिल्ली को जहर देगी? इतने छोटे मन से मत सोचिए केजरीवाल जी। आपने यमुना को प्रदूषित कर प्रदूषित पानी पीने के लिए दिल्ली को मजबूर किया है, मजबूर किया है। और आपने पानी के शुद्धिकरण के सारे पैसे, रोड की सफाई के सारे पैसे, जल बोर्ड के स्वच्छ पानी देने के सारे पैसे आपने आप पार्टी के भ्रष्टाचार को भेंट कर दिया। और इसलिए अब जनता पूछ रही है, तब आप बहाने बना रहे हो। मैं आपको बताकर जाता हूं, भाइयों बहनों, रोहिणी वालों, मोदी जी के हाथ मजबूत करो, डबल इंजन की सरकार बनाओ। हम कोई बहाना नहीं बताएंगे और ये दिल्ली को देश में नंबर 1 राज्य बनाएंगे, नंबर 1 राज्य। भाइयों बहनों, ये आप पार्टी का मतलब है झूठ, फरेब और धोखा। उन्होंने कहा था रिहायशी इलाकों में हम शराब की दुकान बंद करेंगे। शराब की दुकानें बंद हुई क्या?
जोर से बोलो भाई हुई। रोहिणी में जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को कूड़ादान बना दिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने वादा किया था कि रिहायशी इलाकों में शराब की दुकानें बंद करेंगे, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं करा। उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में जिताएं, वो देश के एक बेहतर राज्य और सबसे बेहतर राज्य के रूप में दिल्ली को बनाएंगे। बढ़ते हैं आगे। वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी जेपीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दी गई है। वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने ड्राफ्ट रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपी। दरअसल समिति ने 655 पन्नों की मसौदा रिपोर्ट तैयार करने में समिति ने 5 महीने का वक्त लिया और 38 बैठकें की। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि सरकार की कोशिश रहेगी कि आगामी बजट सेशन में ही इस बिल को दोनों सदनों में पास करा लिया जाए। इसके लिए दोनों सदनों में सरकार को साधारण बहुमत की जरूरत होगी। आज वक्फ की रिपोर्ट हमने 655 पेज की, जो पिछले 5 महीने में दिल्ली में 38 बैठकों के बाद लगभग 111 घंटे हम बैठे, 7 घंटे 8 घंटे हर मीटिंग में, और 250 स्टेक होल्डर्स और डेलीगेशंस के साथ मिले, देश के राज्यों के बोर्ड के साथ मिले, हम तमाम राज्यों के गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ, इस्लामिक स्कॉलर के साथ, हाई कोर्ट के लाइयर, सुप्रीम कोर्ट के लाइयर, फॉर्मर जजेज, वाइस चांसलर के साथ मिले। एक बहुत एग्जॉस्टिव डिटेल डिलिब्रेशंस के साथ जो रिपोर्ट तैयार हुई है, मुझे विश्वास है कि इस रिपोर्ट के बाद जो बिल आएगा वो बिल निश्चित तौर से अपने आप में जो एक सरकार की मंशा है संशोधन लाने के पीछे, इसका गरीब को फ़ायदा मिले, अनाथ को मिले, बच्चों को मिले, महिलाओं को मिले, इसका फ़ायदा मिलेगा। वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। जेपीसी की रिपोर्ट पर बात करते हुए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि जेपीसी की कमेटी ने जितना काम किया, इतिहास में उतना काम किसी जेपीसी में नहीं हुआ। इस काम किया, मुझे लगता है कि जेपीसी के इतिहास में इतना बड़ा काम शायद किसी कमेटी कोई इतना मौका नहीं मिलेगा। 1.5 करोड़ रिप्रेजेंटेशन आए पूरे देश में, और 1.5 करोड़ रिप्रेजेंटेशन के आधार पर और 38 मीटिंग की यहाँ जेपीसी ने उन सबों को कंपाइल करके एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाना, जो संशोधन सरकार ने किए थे उस संशोधन के अलावा सांसदों का अपने तरफ से 6 महीने में संशोधन देना, 14 नए संशोधन, प्रिंसिपल एक्ट में एक और नया संशोधन जेपीसी ने अपनी सीमा से ज़्यादा बढ़कर जो है रिकमेंडेशन किया है। मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में गरीब मुसलमानों को, महिलाओं को, अनाथों को अधिकार दिलाने का इससे बड़ा बिल शायद आज़ादी के बाद नहीं आया। वहीं बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि लंबे समय से वक्फ की संपत्तियों के प्रबंधन में गड़बड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में आधुनिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है। Report has been submitted to the Honorable Speaker. Over the last 6 months, detailed discussions and deliberations were held by the JPC regarding the amendments to the Waqf Act. Many people who were in charge of management of the Waqf properties had themselves swindled and encroached the Waqf properties. This new bill is going to bring transparency, accountability, and professionalism in the management of Waqf properties all over the country, thereby further empowering the donors of the Muslim community who make the Waqf donation with pristine intentions. वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए डीडी न्यूज। अच्छा पिताजी, मैं चलता हूँ। पर्ची छुपाओ मत, आप सिर्फ दवा लो। जब बिना खर्ची पर्ची के सरकारी नौकरी मिल रही है, वो भी नॉन स्टॉप, तो फिर इस पर्ची से डर क्यों लगेगा? कहाँ जा रही है? अरे माँ, जब गांव-गांव में इंडोर जिम खुल रहे हैं तो खेलेंगे भी नॉन स्टॉप। फिर से तो नहीं। जब नशे के खिलाफ चल रही है लड़ाई नॉन स्टॉप, तो छुप कर नशा नहीं होगा,
होगी पढ़ाई। ये होता है जब डबल इंजन सरकार तिगुनी रफ्तार से काम करती है। हरियाणा सरकार के 100 दिन नॉन स्टॉप का टॉप परिणाम। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। यमुना में जहर के गंभीर आरोप को लेकर चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल को फटकार लगाई है। चुनाव आयोग ने केजरीवाल को जवाब देते हुए कहा है कि केजरीवाल यमुना में अमोनिया की मात्रा बढ़ने के मुद्दे को सामूहिक नरसंहार के गंभीर आरोपों से न जोड़े। चुनाव आयोग ने कहा कि इसकी तुलना दो देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति से न करें। चुनाव आयोग ने कहा कि ये आरोप लोगों के बीच वैमनस्य, अव्यवस्था और अशांति को बढ़ावा देने वाले हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग ने इन गंभीर आरोपों को लगाने के विरोध में केजरीवाल पर कार्रवाई न किए जाने को लेकर स्पष्टीकरण का एक और अवसर भी दिया। चुनाव आयोग ने केजरीवाल से यमुना में अमोनिया की मात्रा बढ़ने के मुद्दे को न जोड़ते हुए यमुना में जहर के प्रकार, मात्रा, प्रकृति, तरीके और इंजीनियरों के विवरण, स्थान और दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियरों द्वारा जहर का पता लगाने की पद्धति के बारे में स्पष्ट जवाब के साथ कल सुबह 11 बजे तक ठोस सबूत पेश करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आयोग ने कहा है कि इस स्थिति पर विवाद करने का कोई कारण नहीं दिखता और वह इसे सरकारों और एजेंसियों की क्षमता और विवेक पर छोड़ देगा। संक्षिप्त चुनाव अवधि के दौरान लंबे समय से चले आ रहे जल बंटवारे और प्रदूषण के मुद्दों पर मध्यस्थता से परहेज करेगा, विशेषकर जहां सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समझौते और कानूनी निर्देश पहले से ही मौजूद हैं। दिल्ली में चुनाव प्रचार के बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पर बड़ा आरोप लगाया है। केजरीवाल ने कहा कि चुनाव आयोग एक पार्टी के पक्ष में काम कर रहा है क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त सेवानिवृत्ति के बाद नौकरी पाना चाहते हैं। ईसीआई को मैं ये कहना चाहता हूं पूरे सम्मान के साथ, उनको दिल्ली के अंदर खुलेआम पैसे बट रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा। उनको दिल्ली के अंदर रोज चादरें बट रही, अभी भी बट रही है, कल शाम को भी बटी चादरें, वो दिखाई नहीं देती। हमने बताया कि पैसे किसके घर में पड़े हैं वो दिखाई नहीं देता। ईसीआई राजनीति कर रहा है। क्यों? क्योंकि राजीव कुमार को पोस्ट रिटायरमेंट 28 फरवरी को पोस्ट रिटायरमेंट उनको नौकरी चाहिए। मैं राजीव कुमार जी को कहना चाहता हूं, इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। जितना कबाड़ा राजीव कुमार जी ने इलेक्शन कमीशन का किया है, मुझे लगता नहीं कि भारत के इतिहास में इलेक्शन कमीशन का इतना कभी कबाड़ा हुआ है। मुझे पता है ये 2 दिन के अंदर मुझे जेल में डालेंगे, डाल दे मुझे जेल के अंदर। गंदगी के विरोध में आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर कूड़ा फेंकने के बाद पुलिस ने राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को हिरासत में ले लिया। इससे पहले राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने एक्स पर पोस्ट किया था कि दरअसल राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने एक बार फिर आप और केजरीवाल पर दिल्ली की जनता के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में लिखा है कि 3 ट्रक भरकर कचरा लेकर केजरीवाल जी के घर पहुंचने वाली हूं। केजरीवाल जी डरना मत, जनता के सामने आना और देखना क्या हाल बनाया है दिल्ली का। और आइए सीधे लिए चलते हैं दिल्ली के बादली में राहुल गांधी इस समय एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। उसी व्यक्ति ने आप सबके सामने शराब का सबसे बड़ा स्कैम, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया। पूरा देश जानता है। केजरीवाल जी सोचते हैं कि देश नहीं समझता है, देश नहीं जानता है, मगर सच्चाई ये है कि केजरीवाल जी, सिसोदिया जी ने दिल्ली में भ्रष्टाचार किया है। ये सच्चाई है। झूठे वायदे किए। 5 साल पहले आए और उन्होंने कहा यमुना में मैं जाके नहाऊंगा, यमुना का पानी पीऊंगा। मैं चैलेंज देता हूं केजरीवाल जी, आप दिल्ली के लोगों को गंदा पानी पिलवाते हो।
यमुना जी का पानी छोड़ो, यहां जो पानी मिल रहा है उसी को पी के दिखा दो। और सबसे जरूरी बात देखिए, बीजेपी हिंसा नफरत फैलाती है। यहां पे आप याद रखिए, जब यहां पे दंगे, जब यहां लोगों को मारा गया, दिल्ली में लोगों को मारा गया, याद रखिए केजरीवाल जी और उनके पार्टी के लोग आपके पास नहीं आए थे। ये मत भूलिए, ये इनकी सच्चाई है। उधर सीतापुर के कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। बलात्कार मामले में आरोपी राकेश राठौर हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद आज घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कांग्रेस सांसद अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसी बीच पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में राकेश राठौर ने अग्रिम जमानत के लिए अर्जी डाली थी। हाईकोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी थी और सरेंडर करने को कहा था। 15 जनवरी को कोतवाली पुलिस स्टेशन में एक महिला की शिकायत के आधार पर कांग्रेस सांसद के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया गया था। पीड़िता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि सांसद राकेश राठौर ने उससे शादी करने और उसका राजनीतिक करियर बनाने का वादा करके बलात्कार किया। महिला ने पुलिस को कॉल डिटेल और कॉल रिकॉर्डिंग भी मुहैया कराई। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। बीजेपी की हरप्रीत कौर बाबला चुनाव जीत गई हैं। 3 पार्षदों की क्रॉस वोटिंग के बाद भाजपा की हरप्रीत कौर बाबला चंडीगढ़ की नई मेयर बन गई। बाबला को 19 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी आप उम्मीदवार प्रेमलता को 17 वोट मिले। सभी 35 पार्षदों और एक सांसद ने अपने मत का प्रयोग किया। विश्वास था, अंदर से आवाज थी कि ये जो काम है ये होगा, और जो रहा सा काम है वो हमारे भाई कुलदीप ने पूरा कर दिया। मेयर ने जो दिखा दिया कि लूट रहा है कारपोरेशन को। काम तो क्या करवाने थे, हैं 1400 आदमी रखे, 14 करोड़ रुपया ले गया। उसकी अभी इंक्वायरी कराएंगे हम। ये भी उनके पार्षदों ने देखा कि भैया हमारे साथ ये किस तरीके से किया, उन्होंने भी वोट डाली हमें। कहीं ना कहीं आश्वस्त थे, क्योंकि पिछले कार्यकाल में कोई काम हुआ नहीं है, सभी काउंसलर परेशान थे। नेक्स्ट ईयर उन लोगों सबने जाना है चुनाव में, तो मुझे लगता है, सबको लगता था कि अगले साल भी काम नहीं होगा अगर उनका मेयर आ गया। तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को देखते हुए उन्होंने सुनते हुए भाजपा को वोट किया है और भाजपा का मेयर बना है। अब काउंसलर्स देख रहे हैं जो हमारे लीडर हैं, एक तो वो एक दूसरे को गाली निकाल रहे हैं, और जो मेयर है वो 10-20 हज़ार इकट्ठे कर रहा है पैसे, FIR लो। तो फिर क्या करेंगे काउंसलर? अंतरात्मा कोई चीज है तो उन्होंने वोट किया अंतरात्मा से। कहीं भी जाए सर, कहीं भी जाए, इनकी आदत है। ये कोर्ट में जाएंगे या जेल में जाएंगे, और नहीं कहीं जाते जी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में छात्रों के साथ विकसित भारत के लिए युवा विषय पर संवाद किया। इस दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रवादी हैं और उनके राष्ट्रपति बनने से अमेरिका की नीतियों में कुछ परिवर्तन तो होंगे, लेकिन भारत के साथ अमेरिका की नीतियां सकारात्मक ही रहेंगी। वो एक किस्म से आई वुड कॉल हिम एन अमेरिकन नेशनलिस्ट। आवर इशू टुडे इज वी हैव आवर रिलेशंस विथ अमेरिका आर गुड. Modi ji's personal relations with Trump is good. When I look, what are their policies, there is nothing which is country to country negative about us. So I am quite confident that yes, he will change many things. But even interest-wise, I feel that, there may be some few issues where we may think a little bit differently, but in many areas there will be, at a country to country, there is lot which is in our shared interest.
दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर छात्रों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में विदेश मंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए विकसित दिल्ली जरूरी है। साथ ही उन्होंने छात्रों से सोच समझकर मतदान करने का भी आग्रह किया। People should ask themselves, actually, who is better for the country? Who is better for our prospects? Because at the end of the day, your personal prospects, your future and country's future is the same. Delhi carries a very special responsibility. It carries a special responsibility because it is the capital of the country. जब दुनिया जो है भारत के बारे में सोचती है, the bulk of the opinion of the world वो दिल्ली को देखते हैं, दिल्ली आते हैं, जो उनका दिल्ली में जो भी अनुभव होता है, that is the impression image with which they go back. So विकसित दिल्ली, विकसित राजधानी is very much central to a विकसित nation. प्रयागराज महाकुंभ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को सहूलियत पहुंचाने के लिए रेलवे विभाग सतर्क है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए रेल विभाग ने कई स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुल 3064 ट्रेनें पूरी रात लगातार चलती रहीं। रेलवे विभाग की पूरी टीम रात भर वॉर रूम में रही और राज्य सरकार के साथ समन्वय में काम करती रही। करीब 12 लाख श्रद्धालु इन ट्रेनों में सवार होकर अपने अपने शहरों में पहुंचे। जो श्रद्धालु भक्तजन आए हैं उन सब के रेलवे की सर्विसेज के लिए कल करीब 364 ट्रेन्स चली है इवैक्यूएशन की। रात कंटिन्यूसली रात भर पूरी टीम वॉर रूम में रही है और लगातार राज्य सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन करके इससे करीब 12 लाख से अधिक श्रद्धालुओं को रेलवे के माध्यम से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाया गया है। और आज भी कंटिन्यूसली स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में है रेलवे की टीम। और बहुत ही मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सभी श्रद्धालुओं के साथ कि जिस तरह से आपके लिए सुविधाएं बनाई गई है और जो रेलवे और पुलिस की तरफ से और प्रशासन की तरफ से जो भी आपको वहाँ पर बताया जाए वैसा ही करें। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।